जैसे मान लो कि एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमएसएमई तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये एमएसएमई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाएगा कि एमएसएमई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, अब दर्जनों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में आएगा एमएसएमई के इम्पोर्टेंस पे। तो सबसे बड़ा इसका जो पर्पस है, सबसे बड़ा वो क्या है बताओ? नहीं, वो तो मतलब एक सपोर्टर थे। एमएसएमई मतलब कुटीर उद्योग भी कहते हैं, ऐसे हिंदी में आप कह देते हैं कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, अगर हिंदी में इसको कहते हैं लघु, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, सूक्ष्म लघु मध्यम, माइक्रो स्मॉल मीडियम। तो सूक्ष्म लघु मध्यम तो छोटे उद्योग जिनको कह देते हैं, मिला के एक ही साथ। सबसे इंपॉर्टेंस ये इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आप बिलियन वाले देश हो, तो आपके लिए तो और भी मतलब जहां जो भी चीजें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा वो आपके लिए तो ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे एमएसएमई जो रोल प्ले करता है सबसे बड़ा, वो है क्या? आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जो है सो ये जनरेट करता है, इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। आपका लगभग जीडीपी का 1/3 जो है सो ये क्रिएट करता है। तो आपका एक्सपोर्ट जितना होता है, एक्सपोर्ट में पता चलेगा 1/3 से ज्यादा क्रिएट करता है। ठीक है, जब भी एमएसएमई की बात आएगा तो लोगों के दिमाग में आता है कि एकदम छोटी छोटी चीजें, वैसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी आएंगी, जो बड़े बड़े जो मतलब अगर कहें हेवी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए एक एक पार्ट पुर्जा बनाती है, समझ गए? तो इसीलिए जैसे ही एमएसएमई आता है तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि ये पापड़ बनाने वाले, कैंडल बनाने वाले, माचिस बनाने वाले, एकदम छोटे, वो भी आएगा। लेकिन कहने का मतलब है, और इसमें सर्विस सेक्टर भी आएगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आएगा। पहले डिवीजन होता था ऐसे कि मैं अब सर्विस सेक्टर के लिए अलग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग। अब इस सबको मिला के अभी बताएंगे कि ओल्ड डिफिनेशन क्या था, न्यू डिफिनेशन क्या है। तो ये क्या करती है, इसमें ऐसी भी कंपनियां आती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के एक एक पार्ट पुर्जा बनाती है। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने काम को आउटसोर्स किए होते हैं, बहुत सारे कार्य को आउटसोर्स मतलब समझते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो खुद न करके किसी दूसरे पार्टी से करवा रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ उनको महंगा पड़ेगा तो दूसरे जगह से ले रहे हैं, और फिर वो उसको असेंबल करते हैं। जैसे कंप्यूटर कोई बना रहा है तो कंप्यूटर का एक एक पार्ट नहीं बना रहा है, कंप्यूटर का बहुत सारा पार्ट कोई इससे ले रहा है, कोई उससे ले रहा है, कोई इससे ले रहा है। समझ रहे हैं ना? कि फैन है तो पता चलेगा कि इस पूरे फैन का एक जो है सो केवल कंडेंसर बनाता है, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको क्या सप्लाई करता है? कंडेंसर सप्लाई करता है। आप समझ गए? अब वो जो है सो 100 करोड़ की कंपनी हो सकती है। तो एमएसएमई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी कार्य करता है, समझ गए? तो अगर आपको अगर पूछा जाएगा कि इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन तो जीडीपी में, मैन्युफैक्चरिंग में, ये सब तो है, लेकिन उसमें भी टॉप ऑन दी सबसे बड़ा जो है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि ये करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। एक हो गया बात। दूसरी बात, इसी तरह से एक लाइन में पूछा जाएगा कि इसकी पूरी एमएसएमई सेक्टर की समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि अगर छोटे हैं उद्योग तो इनके ये वल्नरेबल भी ज्यादा है। जैसे कोविड आया तो सबसे ज्यादा पेरिस होने की संभावना इन्हीं को है कि ये ज्यादा जो है सो बंद हो जाएंगे। तो जैसे एक आपका पॉजिटिव काउंट करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो अगर निगेटिव काउंट करना होगा तो सबसे बड़ा निगेटिविटी इनकी क्या होगी? लैक ऑफ फिनांस। इनके पास वित्त का हमेशा अभाव है, इसलिए बैंकिंग जो सुविधाएं हैं उनके तहत इनको जो है सो लो इंटरेस्ट पे क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि एमएसएमई को और सस्ता लोन दिया जाए ताकि जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो बढ़े, और छोटे छोटे उद्योग बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होगा। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है जॉबलेस ग्रोथ, कि आपका जीडीपी बढ़ रहा है, आपका नेशनल इनकम बढ़ रहा है, आपका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो है सो उस रिस्पेक्ट में आपके कंट्री में जो है सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसी को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है लेकिन उस हिसाब से जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, और जब भी डिमांड सप्लाई का मिसमैच होगा कि सप्लाई अगर डिमांड देखे, कोविड में क्या हुआ कि आपका डिमांड ही खत्म हो गया, तो डिमांड जब भी प्रभावित होगा तो फैक्ट्रियां बंद होगी, कामकाज ठप होगा, तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा मतलब डायरेक्ट असर किस पे पड़ रहा है? एमएसएमई सेक्टर पे पड़ रहा है। तो एमएसएमई को बाकी डेवलप कंट्री में और भी बहुत सस्ते लोन मिलते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट में मिलते हैं। इंडिया में भी कहा जाता है कि इनको सस्ते दरों पर क्या देना चाहिए?
लोन देना चाहिए, ठीक है, लोन देना चाहिए। तो ऐसे ही पढ़ते हैं इसके बारे में। अब नया डिफिनेशन क्या बना, पुराने डिफिनेशन में क्या होता था कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को क्या किया जाता था कि कितना पैसा इनमें लग रहा है, कितने जो है सो विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में लघु के लिए मतलब माइक्रो के लिए अलग, स्मॉल के लिए अलग, मीडियम के लिए अलग। एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो विनिर्माण जिनको कह देते हैं, और एक हो गया आपका जो है सो सर्विस सेक्टर, दोनों के लिए अलग। अब टर्नओवर के हिसाब से बांटते हैं, ओल्ड डिफिनेशन न्यू डिफिनेशन दोनों को देखेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, आप लिखेंगे थोड़ा सा, ऊपर आप टाइटल दीजिए एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, लिखिए इट प्ले वाइटल रोल, इट प्ले वाइटल रोल इन इकोनॉमी, वाइटल प्ले रोल, इट प्ले वाइटल रोल इन इकोनॉमी, ठीक है, बिकॉज इट क्रिएट्स ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत रोजगार सृजन करता है। इट क्रिएट्स ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। लिखेंगे इट कंट्रीब्यूट्स मीन्स एमएसएमई, इट कंट्रीब्यूट्स इन जीडीपी around 31%. Around 31%. It contributes in GDP around 31%. It contributes 45% of the total manufacturing sector. Total manufacturing sector. 45% of the total manufacturing sector. ठीक है, लिखिए again. ये हमने बोला कि जीडीपी में आपका कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, लगभग इसलिए 1/3 बोल देते हैं। 31% है तो इसलिए लगता है कि जीडीपी में लगभग ये 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। जितना मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, अब सोचिए कि कितना मैन्युफैक्चरिंग देश में हो रहा है, लगभग हाफ मैन्युफैक्चरिंग कौन दे रहा है, यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के लिए छोटे छोटे हमने बताया वो पार्ट पूजा कितने बना रहे होंगे कि लगभग आधा मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, एमएसएमई सेक्टर कर रहा है। ठीक है, तो एमएसएमई सेक्टर के बारे में कुछ डेटा हम लिख रहे हैं। अब जैसे क्या है कि एमएसएमई को सरकार चाहती है हमेशा जो है सो एमएसएमई सेक्टर को सरकार हमेशा प्रमोट करना चाहती है, इसीलिए इनको सॉफ्ट लोन दिया जाता है। जब भी सॉफ्ट लोन मतलब आप समझिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम है। जैसे कहने का मतलब है जैसे आप केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो दिया जाता है तो आपको जो है सो इंटरेस्ट क्या रखना है, वहां पे लोग रखना है क्योंकि फार्मर्स को दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सॉफ्ट लोन। कोलेटरल फ्री का मतलब है कि उन लोन के बदले कुछ कोई गिरवी नहीं रखना। ठीक है, लिखिए अगेन एमएसएमई सेक्टर्स empower the human because 20 to 25% MSME is owned by human, समझ गए। ये बहुत सारे यूजली जो है सो अभी भी गैप बहुत ज्यादा है, मेल से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन स्टिल 20 से 25% जो है सो ऑनर एमएसएमई में कौन है, ह्यूमन है। और 20 अब क्या बड़े उद्योगों में ऐसा होगा, बड़े उद्योगों में क्या ऐसा है 20% भी है क्या कि जिसकी महिला मालिक हो, नहीं। पता चलेगा कि बड़े उद्योगों में बात करेंगे, मिलेनियर की बात करेंगे तो 1% भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा है, इसीलिए ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए भी है कि ह्यूमन अगर हो लीड करेगी तो ये अच्छा है। ठीक है, अब क्या होगा कि पहले ओल्ड डिफिनेशन और न्यू डिफिनेशन को आप देखेंगे तो आप टर्नओवर के हिसाब से हम लिखेंगे। आप लिखिए ओल्ड डिफिनेशन ऑफ
एमएसएमई। अगर ऐसे कॉमन सेंस से क्वेश्चन बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। जैसे हम बोले आपको एक सवाल पूछे कि सबसे ज्यादा एमएसएमई कौन से राज्य में है, लिस्ट मतलब जो लिस्टेड हो उनका, कि मतलब एस्टैब्लिश हैं, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एमएसएमई सेक्टर होंगे, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एमएसएमई सेक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस फ्रेंडली स्टेट है या बिजनेस सबसे ज्यादा स्टेब्लिश है? यूपी। क्योंकि एक ह्यूज, सबसे ह्यूज पॉपुलेशन, सबसे कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलस कौन है? यूपी। तो सबसे ज्यादा एमएसएमई कहाँ है? यूपी में। समझ गए? जब नहीं जानते हैं तो भी थोड़ा इस रिस्पेक्ट में सोचेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे उद्योग हैं तो बहुत कम जगह, कम पूंजी, कम लागत में भी लग सकता है। तो इसीलिए जो है सो सबसे ज्यादा एमएसएमई यूपी में। ऐसे करके 20 डेटा हो सकता है, ठीक है। सबसे ज्यादा संख्या कहाँ? यूपी में, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे डेटा करेंगे तो एमएसएमई से निकल के 50 ऐसे डेटा आएंगे। उतनी जरूरत है क्या आएगा इसमें कि एमएसएमई सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना वाइटल रोल प्ले करता है इकोनॉमी के मतलब में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। मेंस में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एमएसएमई पे बनता है, आया हुआ भी क्वेश्चन है यूपीएससी में, बीपीएससी दोनों में, ठीक है। मेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पीटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, मेंस का टॉपिक है, मेंस में भी आता है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे थे, ओल्ड डिफिनेशन लिख रहे थे हम एमएसएमई का, लिखिए। अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा, जैसे हमने बोला ऐसे लिखिए, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन हो गया ऐसे। अब ये माइक्रो आता है, फिर क्या आता है? माइक्रो, स्मॉल और एमएसएमई और मीडियम। जहां दिक्कत होगा पूछिएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम। जैसे ये हो गया सूक्ष्म, अब ये हो गया लघु, अब ये हो गया मीडियम। का मतलब ये होता है मध्यम उद्योग, ठीक है। तो ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्लासिफिकेशन। ये हमने बोला कि सेक्टर वाइज, तो सेक्टर मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, कि मैन्युफैक्चरिंग अगर प्लांट लगा रहे हैं, अच्छा आप सोच के बताइए, आपको ज्यादा पूंजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए या सर्विस सेक्टर के लिए? वो चीजें जो एकदम सोच के दिमाग एक्टिव रख के। हाँ, आप अगर यूनिट लगा रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, काम काज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे पैसे चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए या सर्विस सेक्टर के लिए? आमतौर से किसी खास सेक्टर में अलग बदल भी सकता है, लेकिन आमतौर पे सबसे ज्यादा आपको पूंजी चाहिए किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए मशीनरी शुरू कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी है, मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर की कंपनी है, वहां सॉफ्टवेयर लोग पे काम करते हैं, तो एक कमरे में बैठ के लोग हजारों करोड़ का काम कर सकते हैं, लेकिन एक रूम में बैठ के मैन्युफैक्चरिंग हजारों करोड़ का हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्री में कुछ ना कुछ बनाएंगे या कुछ बनेंगे तो वर्कर, उसके लिए कितना जगह, कितना मैन पावर चाहिए, कितना मशीन चाहिए, मशीनरी चाहिए। लेकिन सर्विस में क्या है कि आईटी का काम करना है, तो एक कमरे में लोग 10-20 लोग बैठ रहे हैं लैपटॉप में, और करोड़ों का काम कर रहे होंगे। तो पूंजी सबसे ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग का जो है सो ज्यादा रखा। तो कहने का मतलब है कि ये क्लासिफिकेशन ऐसा रखा है कि कितना पैसा अगर लगाया गया है तो वो माइक्रो कहलाएगा, कितना पैसे पे मैं स्मॉल होगा कितना। तो यहाँ है पुराना डिफिनेशन लिख रहे हैं, इसलिए ओल्ड डिफिनेशन है। ये 2006 में आया था, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 2006 का डिफिनेशन है। अब 2006 का डिफिनेशन है, फिर ये चेंज हो गया, ठीक है। अब फिर नया वाला भी लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 25, लिखिए 25 लाख तक, ये 10 लाख तक। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट डिफिनेशन होगा, यहाँ है 25 लाख से 5 करोड़, 25 लाख टू 5 करोड़, 25 लाख टू 5 करोड़। और यह है 10 लाख से 2 करोड़, 10 लाख टू 2 करोड़, 10 लाख से 2 करोड़, और फिर 5 करोड़ से 10 करोड़, यहाँ 5 करोड़ टू 10 करोड़, ठीक है। और यहाँ पे 2 करोड़ से 5 करोड़,
यहाँ 2 खत्म हो रहा था, 2 करोड़ से 5 करोड़। ध्यान से देखिएगा, ये पुराना है, केवल समझने के लिए लिखवा रहे हैं, क्योंकि अब इसका कैसे चेंज हुआ है अब नया वाला में देखेंगे आप। मतलब आपका यूनिट ऐसा लगा हुआ है जिसमें आपका जो है सो मैन्युफैक्चरिंग है 25 लाख तक का है, तो माइक्रो छोटा हो गया 25 लाख। अब यही सर्विस के लिए कितना रिक्वायर्ड है 10 लाख। ये स्मॉल होने के लिए 25 लाख से कितना 5 करोड़। अब ये 10 लाख से हो गया 2 करोड़। जहां से 25 लाख तो 25 लाख से 5। अब यहाँ स्मॉल से मीडियम है तो ये 5 करोड़ से कहाँ चला गया 10 करोड़। 10 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़। देखिएगा माइक्रो स्मॉल मीडियम जैसे जैसे बढ़ा। अब मीडियम के बाद अगला क्या हो जाएगा, जब एमएसएमई से निकल जाएगा अब आप गया क्या, जो बड़े इंडस्ट्री आ गए, बड़े उद्योग आ गए, ठीक है, हेवी इंडस्ट्री आ गए यहाँ से, और जो है सो बिग इंटरप्राइजेज आ गए, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, ठीक है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, जो बड़े बड़े हैं जिनका जो है सो यहाँ लाख करोड़ लगाती है, बिलियन डॉलर की बात हो गई। तो ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम ऐसे हजारों यूनिट हो जाएंगे। तो 5 करोड़ से 10 करोड़ यहाँ आप देख रहे हैं स्मॉल। अब देखिए कि 2006 का है, तो अब आज के समय से ये बहुत छोटा अमाउंट हो गया, अमाउंट तो कम हो गया। अब धीरे धीरे जब आप 2020 से हिसाब से करेंगे, आज से 24 के हिसाब से देखेंगे, तो 18 साल का हो गया, तब से जीडीपी पर कैपिटा इनकम कंट्री का कितना बढ़ गया, तब से बढ़ा होगा ना, जीडीपी बढ़ा, पर कैपिटा इनकम बढ़ा, सब बढ़ा। तो इसीलिए इस डिफिनेशन को जो है सो क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। तो फिर अब ऊपर टाइटल लीजिए न्यू डिफिनेशन। अब इसमें क्या किया गया है कि क्लासिफिकेशन इसका दूसरे तरह से किया गया है। कैसे किया गया है, अब माइक्रो स्मॉल और मीडियम का यहाँ पे देख रहे थे अलग अलग है। अब माइक्रो स्मॉल मीडियम का अलग अलग किया गया है, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को एक ही साथ रखा गया है। अब उनको क्या कर दिया गया है, टर्नओवर के हिसाब से बांट दिया गया है और निवेश के हिसाब से बांटा गया है। समझ गए, तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऐसा बनाएंगे, ठीक है, यहाँ है माइक्रो, यहाँ है माइक्रो स्मॉल मीडियम, इस तरह से माइक्रो स्मॉल मीडियम इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे दोनों सब पे होगा अपना एक ही साथ, मैन्युफैक्चरिंग और एंड सर्विसेज दोनों के लिए एक ही, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। अब तो फिर बंटवारा कैसे होगा, पता चलेगा कि ये बंटवारा कैसे होगा। तो 2 चीजों में, एक हम करेंगे निवेश, इन्वेस्टमेंट कितना का चाहिए और उसका टर्नओवर कितना का होना चाहिए। तो निवेश का अमाउंट हमेशा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम होगा, और कल ही बताया था कि टर्नओवर सबको मिला के तो टर्नओवर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखिए माइक्रो है तो इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट। एक में हम लिख रहे हैं पूरा, फिर आई लिखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट लिखिए, इन्वेस्टमेंट होगा आपका जो है सो 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम, हाँ, अप टू या लेस देन 1 करोड़। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, लेस देन 1 करोड़। आप कारोबार, अब यहाँ पे लिखेंगे टर्नओवर, टर्नओवर को आप लिखेंगे कारोबार, इन्वेस्टमेंट है, ये टर्नओवर है, 1 करोड़ से कम, और टर्नओवर हो गया आपका जो है सो 5 करोड़ से कम, 5 करोड़ से कम, यानी लेस देन 5 करोड़। यहां से समझना। अब पहले जो बताए थे उससे कंपेयर करना। देख रहे हो डिफिनेशन चेंज हुआ, वहां पे सर्विस सेक्टर के लिए अलग था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे सर यही माइक्रो के लिए आप यहाँ लिखे थे 25 लाख और 10 लाख, नहीं लिखे थे। 25 लाख किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 10 लाख किसके लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 25 लाख 10 लाख सर्विस के लिए अलग था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों के लिए एक ही है। लेकिन तब हम यूनिट को हिसाब से कैसे बांट, अब रहे कि इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से कम लगा है, 1 करोड़ से कम लगा है, तब कौन सा यूनिट है, माइक्रो। अब आपका कारोबार कितना है, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तब क्या हो गया, माइक्रो। यही अमाउंट बढ़ते जाएगा। जैसे 25 लाख से हो गया था क्या, 2, यहाँ 25 लाख से 5 करोड़, 5 करोड़ 2 करोड़, 2 करोड़ 5 करोड़, यहाँ भी ऐसे ही चेंज हो गया 10 लाख से। तो ऐसा ही जो है सो इन्वेस्टमेंट, तो अब ऐसे लिखे आई, मतलब लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 10 करोड़ से कम, ये 10 करोड़ से कम,
लेस देन 10 करोड़ से कम, 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर जो है सो 50 करोड़ से कम, से कम, 1 करोड़ से कम 5 करोड़, 10 करोड़ से 50 करोड़, यहाँ हो जाएगा इन्वेस्टमेंट जो है सो 1 करोड़ 5 10 करोड़, यहाँ 20 करोड़ हो गया से कम। अब यहाँ टर्नओवर कितना, 100 करोड़ से कम। इस याद रखे जाएंगे 20 करोड़ 100 करोड़, यहां से याद रह जाएगा 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, 5 10 50 और 50 दुगना ये 100, ऐसा है। आप समझिए कितना बड़ा यूनिट हो जाएगा, 100 करोड़ तक का कंपनी स्टिल कहाँ रह सकता है, मीडियम इंटरप्राइजेस कहलाएगा। अगर उसका टर्नओवर 100 करोड़ तक है तो भी वो बड़ा इंडस्ट्री अभी नहीं है, अभी भी मीडियम इंडस्ट्रीज है, ठीक है। ये नहीं, क्योंकि उस डिफिनेशन जो पहले वाला था छोटा था, उसका लिमिट कम था। अब यहाँ वहां पहले में सबसे मैक्सिमम जा रहा था 10 करोड़ तक, 5 करोड़ से 10 करोड़, ऊपर देखिए 5 करोड़ से 10 करोड़ जा रहा था, और यहाँ पे कहाँ चला गया, मैक्सिमम 100 करोड़। तो समय के साथ आगे आके भी रिवाइज हो सकता है। 2020 में रिवाइज हुआ, 2030 में इंडिया जो है सो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, बिल्कुल हो जाएगा। मान लो 27 में 28 में 30 तक तो हो ही जाएगा। तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया, सब हो गया। तो इसका भी लिमिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका भी लिमिट क्या हो सकता है, बढ़ जाएगा हमारा। ये था आपका क्या टॉपिक, एमएसएमई, ठीक है। अब एमएसएमई का इंपॉर्टेंस लिख लेंगे कि एमएसएमई इतना इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए अगर पॉइंट बनाना हो तो यहाँ से बना सकते हैं। लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई, ऐसे आप ऊपर लिखे थे तो एक पॉइंट लिखे थे, यहाँ 5-7 पॉइंट लिखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर। एक लड़का और कौन था, क्या नाम था वो, आ क्यों नहीं रहा है वो, सुमित कहाँ गया है, घर गया है, तो क्लास क्यों नहीं कर रहा है, बताइए। क्लास आना चाहिए ना। क्लास रेगुलर रहेंगे तो समझ में आएगा, बीच बीच में फिर समझ में नहीं आएगा ना, फ्लो बना रहता है। इम्पोर्टेंस, ठीक है, ठीक है। पहला जो हम बार बार बोले हैं, अभी तक रिपीट किया दर्जनों बार, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। दूसरा सेकेंड, लिखिए बिग कंट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बिग कंट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। यूजफुल इन enhancing national income, useful in enhancing national income। Fourth, importance in decentralization of industries, क्योंकि एमएसएमई होगा तो एक जगह नहीं लग रहा है, डिसेंट्रलाइज होगा, बिल्कुल कोई गांव में भी लग सकता है। तो उसको बड़ा लोकेशन नहीं चाहिए, बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वो मतलब वो कहीं भी लगाया जा सकता है, कम जगह कम समय में लगेगा, इसीलिए इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज होगा। समझ गए? तो डिसेंट्रलाइज होगा तो फायदा क्या होगा जी, डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा क्या होता है
कि एक जगह जो ग्रोथ है वो एक जगह पर सेंटर्ड नहीं है। तो आप देखेंगे कि एक जिला बहुत गरीब है और एक जिला में इंडस्ट्री आती है, एक जिला का पर कैपिटा इनकम ये सब बहुत बढ़ गया है। तो वो अनइवन जो ग्रोथ है, अनइवन जो डेवलपमेंट है, जब डिसेंट्रलाइज होगा इंडस्ट्री तो चारों तरफ विकास होगा। कि नॉर्थ में विकास है, आप देखेंगे कि अगर इंडस्ट्री नहीं है तो आज नॉर्थ ईस्ट को आप देख लीजिए, उनका पर कैपिटा इनकम उनका जो है सो उनका पीछे है। तो अगर इंडस्ट्री को लगाया जाए, जबकि अगर नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट को कलेक्टिवली देख रहे हैं तब उसमें से भी आसाम को आप देखेंगे अलग करके, क्योंकि आसाम में तो ऑयल वगैरह है तो बहुत सारा सेंटर्ड भी है पूरे नॉर्थ ईस्ट का, इकोनॉमिक कैपिटल की तरह गुवाहाटी फंक्शन करता है, तो अलग बात है। तो आप देखेंगे कि इंडस्ट्री जब तक होगा तो किसी क्षेत्र में आप झारखंड में देखेंगे कि जमशेदपुर बोकारो डेवलप है जहां पे इंडस्ट्री होगा। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन ये सब जगह अप्लाई होगा। इंडस्ट्री के अलावे भी जैसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना, कि आप बड़े बड़े शहरों में ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज लगेंगे, कॉलेज बनेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जहां यूनिवर्सिटी चली जाएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चला जाएगा, IIT IIM एम्स, वहां तो वहां का डेवलपमेंट, उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि उसके एवज में क्या होगा कि उसकी वजह से होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेगा, स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेगा, बाकी चीजें डेवलपमेंट उसका जो भी उससे रिलेटेड एंसिलरी चीजें है, क्योंकि वहां भीड़ होने लगेगा। तो ऐसी जरूरत की चीजें हैं, यूनिवर्सिटी खोलेगा तो पहला एक जेरोक्स का दुकान खुल जाएगा, बच्चों को चाहिए एक पेन कॉपी का दुकान खुल जाएगा। देखिए कितना नेचुरल ग्रोथ है, कितना नेचुरल ग्रोथ है। एक स्कूल खुलेगा तो स्कूल में कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी बार बार लोगों को, तो वहां एक दुकान खुल जाएगा। अब चूंकि स्कूल है, गार्जियन छोड़ने आ रहे हैं तो वहां पे चाय पियेंगे तो एक चाय का टपरी वहां खुल गया। देखते देखते 10 साल 20 साल में ऐसे ही डाउन डेवलप हो जाता है। पता चलेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, कुछ यूनिवर्सिटी बने, कुछ फैक्ट्री लगी, तो वो 20 सालों में उस शहर का रूप ले लिया। ऐसा होता है। इसीलिए आर्थिक गतिविधि चाहिए, क्योंकि यही GDP है, क्योंकि ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें ऐड हो रहा है। तो ऐड हो रहा है तो आपका GDP बढ़ रहा है। नेक्स्ट लिखिए, इट प्ले ह्यूज रोल इन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझ गए, एक सब्स्टिट्यूट कैसा काम कर रहा है, क्योंकि हटा देगा। सब्स्टिट्यूट कैसा है, जैसे मान लीजिए कि ज्यादा चीजें हमारे कंट्री में आता है, अगर हम खुद ही बनाने लगेंगे तो वो इंपोर्ट को धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की तरह जो है सो काम करता है, ये काम कर रहा है। ठीक है, इट इंक्रीजेज एक्सपोर्ट, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो एक्सपोर्ट भी क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट क्या करेगा, ये बढ़ेगा। क्योंकि जब हमारा जो है सो इंपोर्ट बढ़ रहा, इंपोर्ट कम होगा तो ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट ज्यादा। मास लेवल पे आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो मास लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करें तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिक जो है सो ये है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे करके दर्जनों पॉइंट लिख सकते हैं। लो कैपिटल रिक्वायर्ड लिख सकते हैं पॉइंट, लो कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो इसको, ये सब मतलब कंट्रीब्यूशन है इसका, किसका, MSME सेक्टर का। ठीक है, MSME। अब एक पॉइंट और लेते हैं, एक नया टॉपिक MSME के अलावा। एक टर्म बार बार चलता है, बाकी काफी पॉपुलर है, इसको कहते हैं, हम इंडस्ट्री पढ़ते हैं तो CSR, थोड़ा सा देखना है इसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। अब ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। सुने हैं नाम, नहीं सुने, नहीं पता। हाँ, तो CSR में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट जो है सो प्रॉफिट अर्न करती है इस सोसाइटी में, इस कंट्री में जहां भी एस्टेब्लिश होती है, तो सोसाइटी से प्रॉफिट ले रही है। तो प्रॉफिट ले रही है, तो अब जब प्रॉफिट बना रही है तब उनका मतलब एक तरह से ड्यूटी बनता है कि अब वो कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी के लिए। तो कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए तब, लेकिन इसमें इसके बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग अपोज भी करते हैं इस तरह का, क्योंकि
कॉरपोरेट को कहा जा रहा है कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, लेकिन अगर लॉ बनाकर मैंडेटरी करते हैं तो किसी को दान देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। दान देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे अपने धर्म के हिसाब से भी देखेंगे तो धर्म कभी भी बाध्य नहीं करता, यथाशक्ति जिसकी जितनी शक्ति होगी, जितनी श्रद्धा होगी, उतना वो क्या करेगा, दान करेगा। तो एक पहलू ये है। दूसरा पहलू है जो क्रिटिक्स कहते हैं सीएसआर के बारे में, ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट ऑलरेडी पे कर रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स तो देना है सबको। तो 22% 25% अलग होता है। अगर पूरा दुनिया का भी एवरेज देखेंगे तो 16% से 25% तक मोस्टली जो है सो डेवलप्ड कंट्री आते हैं, जहां कॉर्पोरेट अलग अलग लोगों के कंट्री में अलग अलग कॉर्पोरेट टैक्स लगा। कॉर्पोरेट मतलब क्या, किस पे, ये इंडस्ट्री पे लगाया जा रहा है, मतलब कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स लगा हुआ है, तो ऑलरेडी इंडस्ट्री कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो अभी के वर्तमान में वो जीएसटी दे रहा है, ठीक है। अगर इससे इनकम, अगर उसका ऑनर अर्न करता है तो इनकम टैक्स दे रहा है। तो बोला कि बिजनेस कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी टैक्स के रूप में हम ऑलरेडी सरकार को टैक्स दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द टैक्स वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग द ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। हम करोड़ों लोगों को रोजगार भी तो दे रहा है, तो करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है, तो फिर ये जबरदस्ती का ऊपर से थोपने की इसकी क्या जरूरत है, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं। समझ गए। तो सरकार ने 2013 में कंपनी एक्ट में बदलाव लाके सीएसआर लाया था। कंपनी एक्ट जो है, कंपनी एक्ट जो लॉ है, कानून है, उसमें अमेंडमेंट आया था 2013 में, ठीक है। 2013 में से ही लागू हुआ है ये। 13 में कॉर्पोरेट जो एक्ट है उसमें कंपनी एक्ट में बदलाव करके लाया गया इसको, सीएसआर। अब बोला गया कि जितना भी नेट प्रॉफिट होगा इंडस्ट्री का उसका 2% देना होगा सीएसआर के रूप में। अब ये लिखेंगे सीएसआर में, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इस तरह की चीजों में वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे जो इंडस्ट्री है। और जब एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, वो सब में दिखाएंगे कि वो कहाँ कहाँ सीएसआर खर्च करते हैं। अगर वो सीएसआर उतना खर्च नहीं करेंगे तो उन पर पीनल चार्जेस लगेगा। इसका मतलब है कि ये जबरदस्ती है, पीनल प्रोविजन भी है। ऐसा नहीं आपकी मर्जी पे है कि सीएसआर करेंगे या नहीं करेंगे। तो बहुत सारे कोविड आने पे भी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है सो ऑक्सीजन प्लांट लगाना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, बहुत सारे स्कूलों में जो है सो क्या करते हैं कि जैसे कोई आरओ लगवा दिया, कोई जो है सो टॉयलेट्स बनवा दिए, बहुत तरह इस तरह के काम करते हैं। वो गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, जैसे रिलायंस ही है या अदानी ग्रुप्स हैं, तो ये बहुत सारे स्कूल भी अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए चलाती है। अजीम प्रेम जी हैं, उनका भी एक स्कूल चलता है। तो बहुत सारे अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल भी चलाते हैं। तो वो सब वो सीएसआर में दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर हम अर्न कर रहे हैं तो हम जो है सब फ्री में इस तरह का काम गरीबों के लिए चला रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में एजुकेशन, हेल्थ, ये सब आ गया, तो उसमें अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो अपने रिटर्न में, अपने एनुअल रिपोर्ट में उसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ऐसा लाया गया था, ऐसा प्रोविजन है। और उसमें कुछ शर्तें रखी गई है। छोटे लोग बाहर हो जाएंगे क्योंकि इसमें 3 शर्तें हैं कि कारोबार आपका इतना का होना चाहिए और यहाँ प्रॉफिट आप कितना अर्न करते हैं। तो ये कंडीशन, 3 कंडीशन है, और मैं तीनों में से जिसको आप फुलफिल करेंगे, तीनों में से एक अगर लागू होगा तो आपको सीएसआर करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। कुल मिलाकर कंपनी एक्ट में बदलाव लाया गया। अब इसको लाया गया, मैंडेटरी किया गया। तब भी क्रिटिसाइज किया गया था। किस बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया मैंने बताया आपको। अब तो माना ऐसा जाता है कि आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन आप बहुत सारे, आपको समाज में कंट्रीब्यूट क्यों करना चाहिए, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री चलाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो बहुत सारा डैमेज भी करते हैं सोसाइटी को। जैसे मान लीजिए कि आप इंडस्ट्री लगा के बहुत सारा चीज करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री से अगर पॉल्यूशन होता है तो इन्वायरमेंट तो आपका नहीं है, नदी तो आपका नहीं है, जो आपका वाटर पॉल्यूट किया, आपने एयर पॉल्यूट किया, वो तो आपका नहीं है। तो अगर आपने सोसाइटी को डैमेज किया, तो सोसाइटी को डैमेज किया तो सोसाइटी को वापस आप क्या करेंगे, रीपे करेंगे किसी न किसी दूसरे फॉर्म में। आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने सोसाइटी से कुछ लिया है तो आप सोसाइटी को कुछ देंगे। ऐसे भी आप क्या करते हैं, पढ़ते लिखते हैं तो आप, सोसाइटी को लगता है कि सोसाइटी ने हमारे ऊपर बहुत सारा काम किया, तो आप बनते हैं, कुछ भी बनते हैं तो आप सोसाइटी को वापस देते हैं, छोटे तौर पे, बड़े तौर पे। बहुत लोग पढ़ते हैं, अपने गांव में लाइब्रेरी बनाते हैं, ये सब करते हैं। अब हालांकि वो जबरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर है, लेकिन ये जो कानून है वो क्या है, मैंडेटरी है, मतलब आपको सीएसआर करना होगा। लिखिए पॉइंट, ठीक है।
लिखिए, इट केम थ्रू, पहला पॉइंट, इट केम थ्रू द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 से ये आया अमेंड करके। इट केम थ्रू द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। लिखिए, अंडर दिस company has to expend 2% of their net profit, 2% of their net profit, 2% of their net profit in CSR activities. In CSR activities, 2% of their net profit in CSR activities. अब ये देखिए, नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट, टैक्स देने के बाद जो बचता है उसका 2% आपका ये है। कंडीशंस फॉर CSR, कंडीशंस फॉर CSR, ये कंडीशंस क्या है CSR के लिए? ए, ठीक है। फर्स्ट लिखिए, इफ नेटवर्थ ऑफ कंपनी इज 500 करोड़। तीन चीजें हम लिख रहे हैं। नेटवर्थ कंपनी का कितना है? 500 करोड़। और है दोस्त, तीनों में से कोई एक ला, टर्नओवर, कारोबार, ठीक है, 1000 करोड़। ये जो है सो नेटवर्थ है। क्या है? नेटवर्थ का मतलब होता है कि कंपनी का जो हम अनुमान लगाएंगे, वैल्यू लगाएंगे, कंपनी का वैल्यूएशन होगा ना, तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना होगा? 500 करोड़ से आना चाहिए। अगर 500 करोड़ नहीं है तो क्या लगना चाहिए? टर्नओवर कितना? हमने बोला था कि टर्नओवर हमेशा क्या होगा? टर्नओवर हमेशा बड़ा होगा। और सी में क्या होगा? और नेट प्रॉफिट ये कितना होगा? 5 करोड़। नेट प्रॉफिट कितना? 5 करोड़, ठीक है। देखिए, अब देखिए, जिस कंपनी का 500,000 करोड़ टर्नओवर है उसका नेट प्रॉफिट कितना काउंट कर रहा है? 5 करोड़, क्योंकि ये सब कुछ शामिल है इसमें। तो चाहे अगर कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ का है, या टर्नओवर उसका 1000 करोड़ का है, या नेट प्रॉफिट वो 5 करोड़ कमाता है, तो इसका कितना परसेंट, जो नेट प्रॉफिट है इसका कितना परसेंट देना होगा? 2%। नेट प्रॉफिट का कितना? 2% उसको देना होगा CSR कामों के लिए। एक पहली बात, ये कब काउंट होगा? ये काउंट होने के लिए आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, एवरेज कितने सालों का देखा जाएगा? 3 इयर्स का। एवरेज कितने सालों का देखा जाएगा? 3 इयर्स का। एवरेज 3 इयर्स का क्यों देखा जाएगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट ओवर और कारोबार तो घटने बढ़ने का चीज है। तो मान लीजिए किसी साल 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा, किसी साल 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो एवरेज देखा जाएगा कि 3 सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो 3 सालों के एवरेज के हिसाब से अगर 5 करोड़ पार करता होगा नेट प्रॉफिट, तो फिर उसको 2% देना होगा। एवरेज हर जगह 3 साल का देखा जाता है, इसके अलावा भी एवरेज 3 साल का। याद रखिएगा 3 चीज। नेटवर्थ का मतलब होता है निवल, जो मूल्य है कंपनी का। निवल क्या है? मूल्य है कंपनी का। नेटवर्थ कितने का है? ये टर्नओवर कारोबार है। अब ये शुद्ध लाभ है। शुद्ध लाभ कितना जो है सो कंपनी कमाती है। तो ये आपका 3 कंडीशन में ये सब और लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरा करेगी तो उस पर CSR लागू होगा। तो आपने देखा कि CSR में आने के लिए कंपनी के लिए क्या शर्त है, कंडीशंस क्या है, और CSR में जो आ जाएगी उसको कितना देना होगा? ये देना होगा। अब आप ये देखेंगे कि CSR के अंदर कर क्या सकती है? CSR एक्टिविटीज में क्या क्या कर सकती है कंपनियां? बात समझ में नहीं आया कि CSR में कौन सा काम करेगी कि CSR में काउंट होगा? तो क्या? हेल्थ, लिखिए, हेल्थ
एजुकेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हंगर इरेडिकेशन, हंगर इरेडिकेशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, जैसे कोई भी मान न्यूट्रिशन के अगेंस्ट में काम कर रहा है, कोई हंगर के अगेंस्ट में काम कर रहा है, पॉवर्टी इरेडिकेशन से रिलेटेड काम कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है। अब पता चले एसबीआई बैंक ने जो सो क्या, हाँ एक बात और भी मेंशन है, एसबीआई का नाम आया तो याद है, सीएसआर प्राइवेट पे लगेगा या पब्लिक पे लगेगा, मतलब सरकारी कंपनियों बैंकों के लिए है या प्राइवेट के लिए है, दोनों पर। समझ गए, ये शर्त दोनों पे लागू होगा। ये नहीं कि सर ये सिर्फ प्राइवेट से लेना है, जो भी सरकारी कंपनियां होंगे उनको भी ये सब काम करना पड़ेगा। तो लिख लीजिएगा, क्या मेंशन कीजिएगा, दिस सीएसआर कंडीशन अप्लाइज बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। कोई दिक्कत नहीं। एक कॉन्सेप्ट सीखे, एक कॉन्सेप्ट सीखे, सीएसआर। सीएसआर होता क्या है, सीएसआर में करते क्या है, सीएसआर आया कब, लागू कब हुआ, कारण क्या है, सब पता चल गया। ठीक है, इतना है। कहीं ना आए आना ऑप्शन आए कुछ भी आए इसके आसपास तो आप समझ जाएंगे इसका पर्पस क्या है। ठीक है।